सभी लोग मास्क वगैरह यूज किया करो, थोड़ा सा डिस्टेंस जितनी बना पाओ उतनी बनाओ। दिक्कत ये नहीं कि किसी को कोरोना हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। फैन बंद कर दो यार। बस हो गया। किसके पास सिलेबस है? जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स कॉन्स्टिट्यूशन का किसके पास है? और किसके ऊपर उसको रटा हुआ है? 1 2 3। तो ये 2 काम करना है। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो सबसे पहले करना है, ठीक है? उसका सिलेबस देख लो, किसी तरह का तरीका है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसको जानना है, ठीक है ना? तो सिलेबस को देख लो, सबसे पहला काम यही किया करो। क्या है सिलेबस? बस भाई सभी लोग कल करके आना ये काम, ठीक है? सिलेबस को ढंग से क्रैम करके आना। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या आगे, जो भी हमारे मिनिमम क्रेडिट्स हैं उसमें क्या क्या हम देखेंगे। तो स्टार्ट करो। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, सिलेबस का पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर इवोल्यूशन या विकास, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ बेसिक फीचर्स इसके देखेंगे। आप लोगों को जो सिलेबस कोचफाई से प्रोवाइड किया जाता है उसमें ऐसे ही दिया हुआ है जो लाइंस मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड पार्ट होगा प्रीएम्बल, प्रस्तावना, थर्ड यूनियन एंड टेरिटोरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र, फोर्थ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, देन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक
आवश्यक तत्व, फिर हम पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यपालिका, उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका, फिर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, मंत्रालय और विभाग, देन यूनियन लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका, देन स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका, जुडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपका फेडरलिज्म, संघवाद, नेक्स्ट टॉपिक होगा इमरजेंसी, आपातकाल, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्थाएं, फिर होगा रेगुलेटरी बॉडीज, नियामक संस्थाएं, सिटीजनशिप, नागरिकता, इलेक्शंस, चुनाव, जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म की हिंदी क्या होती है भाई? न्यायिक सुधार, विद प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण या विभाजन। ये टॉपिक्स रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा कि क्या मैं इन टॉपिक से बाहर जाके पढ़ा रहा हूं क्या कुछ, ठीक है। और जैसे ही बाहर जाऊं तो मत लो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। ये स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये सब चीजें आप लोग आप लोग है ना, कर रखा है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? संविधान। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कार्य, ठीक है। देन इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका विकास, ठीक है। देन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। ऐसे रहेगा हम लोग। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले बताओ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान क्या है?
मतलब बताइए। इसका कुछ मीनिंग होगा। कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक वाले। बताओ अर्जुन। सर ये कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स का एक एग्रीगेशन है जो इस बुक में मेंशन किया गया है, जो कि सेटिस्फाई करता है हमारे इंडिया के डाइवर्स पॉपुलेशन को एट अ कॉमन। सर एक ऐसा मतलब दस्तावेज जिसमें सभी के लिए समान नियम और कानून दिए गए हैं, जो सरकार के गठन और उसके कार्यों की जानकारी है, जिसमें ये लिखा रहता है कि गवर्नमेंट कैसे कार्य करे और वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, गुड। Sir, constitution is a written document which describes the ideals of a society. लोगों ने आइडेंटिटी नहीं करी है, थोड़ा देर में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी एडवांस लेवल की बुक या कोई भी टीचर आपको वो नहीं बता सकता जो आइडेंटिटी बता सकता। बहुत ही अच्छा दिया उसने कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव दिया। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी एक लीगल सेंटिटी होती है। ठीक, कैसा डॉक्यूमेंट है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लोगों की एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाओं को दिखाता है। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, ठीक है, हम फ्रीडम के लिए अंग्रेजों से कंटेस्ट कर रहे थे, फ्रीडम हो रही थी, उस टाइम हमारी एस्पिरेशन क्या थी? इक्वालिटी की, समानता की, थी कि नहीं? थी कि नहीं? और ये थी कि हम अपने लिए खुद लॉ बनाएं, ठीक है ना, कोई दूसरी एंटिटी जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वो हमारे लिए लॉ मेकिंग ना करे। ये हमारे एस्पिरेशंस थे। क्लियर ना? तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने अपने एस्पिरेशंस को उस डॉक्यूमेंट में डाला कि नहीं डाला? क्लियर है बात कि नहीं? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, इसकी पहली चीज तो एक लीगल सेंटिटी होती है, और वो डॉक्यूमेंट हमारे एस्पिरेशंस को बताता है। जैसे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत भी देखा होगा तो बताता है कि इंडिया एक सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। तो ये क्या है? हमारी एस्पिरेशंस को बताता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा, उसमें समाजवाद होगा, वह धर्मनिरपेक्ष होगा। तो ये सब हमारी एस्पिरेशंस या आकांक्षाओं को बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, is a document which has legal sanctity। और कैसा है डॉक्यूमेंट? ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी एस्पिरेशंस, हमारी आकांक्षाओं को बताता है। एज ए सोसाइटी हमारी सबकी कुछ एस्पिरेशंस होती है ना, उन एस्पिरेशंस को जब कोई लीगल बैकिंग दे दी जाती है, ठीक है, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में आता है। क्लियर? फिर आगे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का फंडामेंटल लॉ होता है। इट इज द फंडामेंटल, मूलभूत विधि होती है किसी भी कंट्री की। क्लियर? क्यों धर्मेंद्र? ऐसा ही होता है ना? होता है? क्या होता है? गवर्नमेंट के वो तो इसके फंक्शन हो जाएंगे। हाँ ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ही हम लोग मान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी लीगल सेंटिटी है, और उस लीगल सेंटिटी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे एस्पिरेशंस को दिखाता है। ये फंडामेंटल लॉ है। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि सोसाइटी को रेगुलेट करने के कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि सोसाइटी या समाज का नियमन कैसे होगा, उसके कुछ मूलभूत नियम प्रोवाइड करता है। समझे ना? तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, मैं ज्यादा बाद में लिखाऊंगा नहीं, अभी लिख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ and aspirations possessing a special legal sanctity. Next point. Sir, please repeat.
ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट, कैप निकालिए अंशुमान ऊपर से, पेज होती है, और रिस्ट को लॉक मत करिए, स्ट्रेट रखिए। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ फेथ एंड एस्पिरेशंस possessing a special legal sanctity. Next point, हिंदी वालों को अभी लिखवाऊंगा। A constitution is the fundamental law of a country. Next point, it is the rule book of a nation. It is the rule book of a nation which regulates the society. संविधान विशिष्ट कानूनी वैधता वाला एक विधिक दस्तावेज है। यह किसी राष्ट्र का मूलभूत विधि है। यह किसी राष्ट्र की वह नियम पुस्तिका है जो उसके समाज और उसके कानूनों को नियंत्रित करती है। क्लियर? ये है कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके बाद वह है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कार्य। ठीक है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस किसी चीज का इसलिए होता है क्योंकि वो किसी चीज में उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, कुछ उसका महत्व होता है, कुछ फंक्शंस वो एग्जीक्यूट करता है, इसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले तो सिविक्स एनसीईआरटी में करीब करीब 20 से 25 फंक्शन 6, 7, 8, 9 तक ये दिए होंगे। ठीक है, तो वो आप लोग पढ़ेंगे तो एक बेहतर आइडिया होगा। यहाँ पे मैं पॉइंट्स में लिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो संविधान होता है वो किसी कंट्री की जो फिलॉसफी है, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो पॉलिटिकल वैल्यूज है उनको बताता है। क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 या 10 फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा चैप्टर दिया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पढ़ें उसको। ठीक है ना? खैर, तो मैंने क्या बोला, फंक्शंस। ये पहला काम क्या करता है कि ये किसी भी कंट्री की आइडियोलॉजी या उसकी फिलॉसफी को बतलाता है। क्या है ये? इसका मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल, देखो बेसिकली किसी सोसाइटी की जो पॉलिटिकल वैल्यूज होती है या जो वैल्यूज होती है उन मूल्यों का बेसिकली किसी सोसाइटी की जो पॉलिटिकल वैल्यूज होती है या जो वैल्यूज होती है उन मूल्यों का एक्सप्रेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए इंडिया की पॉलिटिकल वैल्यूज क्या थी? पीस की, इक्वालिटी की, सेकुलरिज्म की, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो रिफ्लेक्ट होता है जब हम कहते हैं कि इंडिया एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। नहीं समझे बात? थ्रू आउट
और हिस्ट्री, हमारी वैल्यूज क्या रही हैं? हमने बोला कि वसुधैव कुटुंबकम, तो हमने डाला ना वसुधैव कुटुंबकम को आर्टिकल 50-51 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उसको एक्सप्रेस करता है। क्लियर हुआ है पॉइंट नहीं अमित? नहीं तो बताओ ना कि नहीं हुआ। गौतम बुद्ध क्या कहते थे? महात्मा गांधी क्या कहते थे? पढ़ा है थोड़ा बहुत इनके बारे में? नहीं पढ़ा? गौतम बुद्ध महात्मा गांधी के बारे में नहीं पढ़ा बिल्कुल भी? यार ऐसा तो संभव नहीं है कि इंडिया में रहने वाला कोई गांधी के बारे में कुछ जानता है। कुछ तो जानते हो कि ना, गांधी ने कुछ बोला? हाँ जो जानते हो बताओ। भाई सब अच्छा अच्छा ही बोलेंगे तभी महापुरुष है। उन्होंने बोला होगा समानता होनी चाहिए, है ना, लोकतंत्र होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी को दिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को उसका प्रीएम्बल आप पढ़िए, उसकी प्रस्तावना पढ़िए, तो उसी में बोलता है इंडिया एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये सब हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज, हमारे राजनीतिक मूल्यों को दिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली किसी भी कंट्री, उसकी सोसाइटी की जो आइडियोलॉजी होती है, जो पॉलिटिकल वैल्यूज होती है, जो फिलॉसफी होती है, उसका एक्सप्रेशन होता है। समझे बात कि नहीं? हाँ क्लियर हुआ? नहीं। सेकेंड पॉइंट लिखा भी दूंगा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। क्या है इसका मतलब? ठीक है। गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होगी और वो रन कैसे करेगी? ठीक, सरकार, ये पहली चीज को सिंपली अगर समझना हो तो ये समझो, ये सरकार के, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स बताती है, कौन कौन से सरकार के अंग होते हैं। तो अभी हम मान लेंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सबसे पहले ये बताता है कि सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, फिर ये बताता है कि किस ऑर्गन के क्या फंक्शन है। ठीक है, लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन होगा, और जुडिशरी का क्या फंक्शन होगा। क्लियर है? पहले बताएगा गवर्नमेंट के क्या ऑर्गन्स हैं, उन हर एक ऑर्गन का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, और ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेशनशिप इनकी होती है, कैसे अंतः संबंध होता है, अंतः क्रिया होती है। ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का क्या रिलेशनशिप होता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का क्या रिलेशन होता है, हर एक ऑर्गन का फंक्शन और हर एक ऑर्गन की लिमिटेशन, उसकी सीमाएं, ये कौन निर्धारित करता है? कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। क्लियर बात? तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क देता है। क्लियर हुई ये बात? तो अब देख लो ये 2 पॉइंट, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर 1, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी। इसमें लिखो expression of ideology. It reflects the ideology and philosophy of a nation state. Second function, organizational framework. It provides the organizational framework for the government. Provides the various organs of the government,
their functions their interrelationship and restrictions on their authority. संविधान के कार्य, पहला विचारधारा की अभिव्यक्ति, यह किसी राष्ट्र के दर्शन एवं विचारधारा को दर्शाता है। सेकंड, संगठनात्मक ढांचा, यह सरकार के लिए एक संगठनात्मक ढांचा प्रदान करता है। यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों कॉमा उनके अंतर संबंधों तथा उनके अधिकारों पर प्रतिबंधों को परिभाषित करता है। कुछ बेसिक लॉस, कुछ मूल विधियां या मूल नियम भी प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है कि नहीं, कि आपके ये मूल अधिकार होंगे। वो डीपीएसपीएस के बारे में लॉस प्रोवाइड करता है। वो फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्यों के बारे में लॉस प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो सेंटर स्टेट रिलेशन, संघ राज्य संबंधों के बारे में लॉस प्रोवाइड करता है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन ये है कि वो बेसिक लॉज प्रोवाइड करता है। क्लियर बात? समझे एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे फंडामेंटल राइट का जो लॉ है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ऐसे ही जो बेसिक लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो लिख लीजिए इसको, एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ। A constitution presents basic laws. For instance, the fundamental rights. मूलभूत कानून की अभिव्यक्ति, संविधान मूलभूत कानूनों को प्रदर्शित करता है। जैसे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ये बताता है
गवर्नमेंट का लेवल यूनिटरी होगा या फेडरल होगा या कॉन्फेडरल होगा। अब क्या यूनिटरी होता है, क्या फेडरल होता है, या कॉन्फेडरल होता है, कर चुके होंगे, और जो फेडरल स्ट्रक्चर में बताऊंगा तब वहां पे फिर से एक बार इसका रिवीजन होगा विद पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस। तो यहाँ पे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, हम सरकार के स्तरों की बात करें तो सरकार के स्तर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ये भी होता है कि वो सरकार के स्तरों की बात करता है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में कैसा कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर ना। तो ये बताता है कि कोई भी जो सरकार होगी वो एकल होगी या फेडरल होगी, संघीय होगी, ठीक है ना। क्लियर। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपको कहां से जानकारी मिलती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर। तो इसको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन generally explains the levels of government, whether it is federal, confederation or unitary। सरकार के स्तर, संविधान सामान्यतः सरकार के विभिन्न घटकों के स्तरों को प्रदर्शित करता है। आमतौर पर यह संविधान द्वारा निरूपित किया जाता है कि वह संघीय है, परिसंघीय है या एकात्मक है। नेक्स्ट है सेकेंड, मतलब ये फेडरल, यूनिटरी और कॉन्फेडरल। आदित्य कहाँ है, अंशुमान आया दी? उसने कहा था वो बाद में लगाएगा। नेक्स्ट। अरे यार तुम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारे क्वेश्चन इंटरटेन नहीं करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा तुमको फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तुम लोगों को बताना पड़े तो फिर क्या फायदा हुआ वो 70 लेक्चर। नहीं, नहीं का मतलब नहीं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट होगा अमेंडमेंट। संशोधन। 70 लेक्चर्स मायने रखता है भैया। हाँ। तो ज्ञानी बन जाओगे फिर। जो संविधान होता है वो एक प्रोसेस प्रोवाइड करता है खुद के संशोधन, खुद के अमेंडमेंट के लिए। कोई भी जो संविधान, ठीक है ना। तो संविधान का एक फंक्शन ये भी होता है कि उसमें कैसे बदलाव लाना है उसका प्रोसेस बताएगा वो। क्लियर कि नहीं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है नहीं कि आर्टिकल 368 इसके अकॉर्डिंग 2/3 मेजोरिटी यहां चाहिए होगी, 2/3 लोकसभा में, 2/3 राज्य पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट एक फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी होता है, क्लियर ना, कि वो बताता है कि कैसे उसमें संशोधन किया जा सकता है, कैसे उसमें बदलाव किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो लिखो इस चीज को, प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट। Constitution provides a set of directions for its own modifications. For its own
ओन मॉडिफिकेशंस। संविधान स्वयं के संशोधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। अब यहां से मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। मेंस को टारगेट करके, ठीक है, और दोनों एज इट इज चैप्टर्स के रूप में दिए हुए हैं क्लास 7 एनसीईआरटी में। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, यहां से निकलेगा। आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, आप लोगों को काम करके रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, ठीक है ना। मैंने कुछ आप लोगों को काम दिया था अभी, याद है? 2 क्वेश्चन लिखने को बोले थे। एक बोला था फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का दर्शन, इस पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक। दूसरा जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया, अमेंडमेंट, संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवंत दस्तावेज। तो संविधान जो है वो एक जीवंत दस्तावेज कैसे बनता है, कैसे हम कह सकते हैं कि ये लिविंग डॉक्यूमेंट है? कोई भी व्यक्ति लिविंग कैसे होता है, कैसे सस्टेन कर सकता है? भाई 20s में ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा काम करता था, 30s में थोड़ा डाउन हुई तो कम काम करेगा, 40s में और कम करेगा, ठीक है। 30s वाला कम लेक्चर गैप करेगा, 40s वाला ज्यादा करेगा थोड़ा सा, है ना। यही होता है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस अपने में चेंजेस करना, यही किसी भी लिविंग एंटिटी की पहचान होती है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, जीवंत दस्तावेज कब बनता है? जब उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि चेंज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग खुद में बदलाव ला पाए, खुद में अमेंडमेंट ला पाए, संशोधन कर पाए। तो जब हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट वाला पार्ट तब इसको पढ़ेंगे, बट एक अभी आप लोग इसको दिमाग में रखिए कि ये 2-3 ऐसे पार्ट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना, क्लियर ना। तो ये है कुछ संविधान के फंक्शंस, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो एक डेमोक्रेटिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोई फंक्शन बताओ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, उसका एक फंक्शन जो इसमें डिस्कस ना हुआ। मैं एक स्टेटमेंट देता हूं और इसका मतलब समझो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, हमको खुद से बचाता है हमारा संविधान। इसका मतलब क्या है? और कोई बताए यहाँ पे? शैलेश तुम बता दोगे? रुक जाओ। सौरभ सोचो, ज्यादातर चीजें ऐसी हैं एग्जाम में जो लगेगा ये रियल टाइम। धर्मेंद्र, अरे बस करो पंचायत। मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा राम जी तुम रावण के बारे में बता रहे हो। मैंने पूछा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमको खुद से बचाता है। किसी को हम क्या मतलब, हमारा क्या मतलब है, हमसे क्या मतलब है? अब बताओ भाई। बताओ सिमरन, बताओ बताओ सिमरन, बताओ। मेरा वेट हमारा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, हमें लग रहा है कि इस समय में डेमोक्रेसी नहीं चाहिए ना, कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम शॉर्ट टर्म व्यूज को देख के हम लॉन्ग
रटा है तुमने भी लग रहा है, रटा है ना। देखो समझो अभी क्या हुआ, 2014 में सबको लगता था कि पावरफुल भारत में, ठीक है, 2019 में भी लगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है यार एक रोड बनने का प्रोजेक्ट आता है और उस पर बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो सैंक्शन कर रही है बट स्टेट गवर्नमेंट उस पर क्या कर रही है, उस पर उसको उस तरीके से काम नहीं कर रही है उसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी जो पावर है वो डिवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट पे और स्टेट गवर्नमेंट पे। आप चाहते हैं काम जल्दी हो, इसलिए पावर का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, शक्ति का केंद्रीकरण। तो आपको लगता है कि डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर है, ये लोकतंत्री जो संघीय ढांचा है ये नहीं होना चाहिए। पूरे कंट्री के बारे में डिसीजन एक व्यक्ति करे, आपको ऐसा लगता है, हम लोगों को ऐसा लगे, और जो व्यक्ति चुनाव में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसमें से कोई एक व्यक्ति कहे कि आप खुद जिताइए, मैं सारी शक्ति खुद में केंद्रीकृत करूंगा और सारे डिसीजंस रियल टाइम दूंगा। आप रोड चाहिए, अगले पल सैंक्शन हो गया रोड बना, आप जिता देंगे उसको, जिता देंगे। अगर आपकी एस्पिरेशन ऐसी है तो जिता देंगे कि नहीं। अभी आपको लग रहा है, जैसे कांग्रेस में बहुत लोगों को लगा कि बहुत डिसेंट्रलाइजेशन है, ये प्रोजेक्ट पारित होता है कोई जाके स्टे ले लेता है कोर्ट से, स्टेट गवर्नमेंट्स उसको फॉलो नहीं करती, तो सबको लग रहा था एक पावरफुल नेता है। तो ऐसा मान लीजिए आपको लगा और आपने बोला कि डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होना चाहिए, अथॉरिटेटिव सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, तानाशाही होनी चाहिए भारत में। और एक व्यक्ति इलेक्शन कंटेस्ट करा, उसने बोला कि अगर आप मुझे चुन के भेजेंगे तो मैं तानाशाही स्टेब्लिश कर दूंगा। आपने मुझे जिता दिया, वो गया, ठीक है, पार्लियामेंट जीत के गया, इलेक्शन जीत के गया, और फिर क्या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डेमोक्रेटिक है उसको बदलकर अथॉरिटेटिव कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ने बहुत ही क्लियरली बता रखा है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी मेजॉरिटी से आए वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। तो नरेंद्र मोदी को आप 542 सीट से जितवा दीजिए लोकसभा में और 250 राज्यसभा की सीट भाजपा को दे दीजिए, फिर भी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अथॉरिटेटिव सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो चेंज ही नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर। तो दूसरे शब्दों में क्या किया? अब क्या हुआ? आज आपको लग रहा है ना कि अथॉरिटेटिव सिस्टम अच्छा होगा शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, लॉन्ग टर्म में क्या होगा? आपके लिए हार्मफुल होगा। क्यों? क्योंकि फिर आपकी वॉइस सुनने वाला कोई नहीं बचेगा कुछ टाइम के बाद। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि वो अथॉरिटेटिव व्यक्ति, नरेंद्र मोदी नहीं, XYZ जो भी है, ठीक है ना, वो अथॉरिटेटिव व्यक्ति है, उसको कैसे डिसीजन करना है? खुद अकेले डिसीजन करना है। फिर 5 साल के लिए तो आपको लगेगा अच्छा हो रहा है, लॉन्ग टर्म में नहीं यार, वोट करना अच्छा था, हमको नहीं पसंद था, हम बदल लेते थे, फिर आपको लगेगा कि नहीं? तो ऐसा ना हो कि आप बाद में पछताएं, कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो बाद में आपको ही पछताना पड़े। इस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन आपको खुद से बचाता है कि आप अपने लिए कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत हार्मफुल हो। समझ आई बात कि नहीं? हाँ, नहीं आई? प्रशांत आ गए ना? इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? किसको नहीं आई भाई? क्लियरली ऑनेस्टली बताओ, ये बात समझ में? शकुनी की तरह ऐसे ऐसे पांसे कर रहे हो, बताओ आई कि नहीं? समझ आया कि नहीं? सौरभ, अंशुमान, क्लियर हुआ? अब देखो, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है कि ये तरीका सही नहीं, तुम लोगों का आपस में बातें मत करो। हाँ, वो बाद में डिस्कस करना क्लास के बाहर, ठीक है। कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन हो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो आइडियोलॉजी है वसुधैव कुटुंबकम की, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, वो रिफ्लेक्ट होती है। हमारी जो आइडियोलॉजी हमेशा से इक्वलिटी की रही, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो,
चाहे उसके बाद जितने भी ये महापुरुष हुए हैं, जितना भी हमारा सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं इक्वलिटी की वैल्यू पे आधारित है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आप देखेंगे कि तो कई सारे प्रोविजंस हैं जो इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इंडियन जो वैल्यूज हैं, इंडियन जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, उनको एक्सप्रेस करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं? करता है कि नहीं? करता है ना। फिर हमारी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि नहीं? बोलता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपकी लोकल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स पे काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स पे काम कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स पे काम करती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ के सब्जेक्ट पे काम नहीं कर सकती क्योंकि ये स्टेट की लिस्ट का पार्ट है। तो लिमिटेशन भी लगा रहा है कि नहीं आपके ऊपर? तो पहली चीज तो ऑर्गन्स आप गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, उनके फंक्शंस बताता है, उन फंक्शंस में लिमिटेशन बताता है और उनकी इंटर रिलेशनशिप बता रहा है कि नहीं? इन सारे फंक्शंस को हम क्या कर रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। थर्ड पार्ट, इट प्रोवाइड्स द बेसिक लॉज। तो प्रोवाइड ही करता है भाई, स्टार्ट से देख लो, या फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, सेंटर स्टेट रिलेशंस हो, उन सब के बारे में ये लॉज प्रोवाइड करता है। क्लियर ना? फिर लास्ट बात करो, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बताता है कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगा और फिर लोकल गवर्नमेंट होगा, ये स्तर होंगे। ठीक है ना? केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, फिर स्थानीय सरकार होंगे। इनके ये कार्य रहेंगे, इन विषयों पर ये काम कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट्स। फिर लास्ट अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर वो बताता है कि नहीं? आर्टिकल 368 के तहत कुछ तरीके हैं और उसके बाहर कुछ तरीके हैं संविधान को संशोधित करने के। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, मोर एंड लेस ये बातें करता है। जैसे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो किसी में कम होगा, किसी में कोई चीज ज्यादा होगी। किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मे बी आइडियोलॉजी वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस किया जाए, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क को कम फोकस किया जाए, लेकिन मोर एंड लेस होगा सब। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो रशियन हिस्ट्री को अगर आप लोग पढ़ोगे तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, कई बार नए कॉन्स्टिट्यूशंस वहां पे लाए गए। 1917 में, 1926 में, 1936 में, 1977 में, 1993 में, ऐसे कई बार उनके नए कॉन्स्टिट्यूशन लाए गए। और हर कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या था? एक नई आइडियोलॉजी। भाई रशियन रेवोल्यूशन हुई, उस रेवोल्यूशन का क्या फलक्रम क्या था? कम्युनिज्म, साम्यवाद। तो साम्यवाद की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में डोमिनेटिंग पार्ट क्या है उसका? एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी। वहीं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो ये सब दिखाता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सब दिखाता है, लेकिन वो डोमिनेट कहां पे करता है? ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क पे। वहां पे डोमिनेट करता है कि भाई ये है लेजिस्लेचर, ये है एग्जीक्यूटिव, ये है जुडिशरी, इनके फंक्शन से उनकी डिटेलिंग करता है, उनकी लिमिटेशन ही है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये सारे फंक्शंस वो दिखाएगा, उसके साथ साथ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में डोमिनेटिंग पार्ट अलग अलग हो सकता है। क्लियर? किसी में ये हो सकता है, किसी में ये जो एग्जांपल्स मैंने बोले वो आप लोग लिख लो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक पार्ट है जहां पे ज्यादा डोमिनेटिंग है? नहीं, वो हर चीज की डिटेलिंग करता है, इसीलिए इतना मोटा, इतना बड़ा है। ठीक है ना? यही उसका क्रिटिसिज्म का भी पार्ट है। लिखो खैर एग्जांपल्स के थ्रू जो मैंने बताया। बोलोगे क्या? अभी जो बोला कुछ देर पहले, दो तीन दिन में सुधर जाओगे। क्यों अर्जुन? रवि नहीं आया? रवि
छोटी मोटी चीजें नहीं पढ़ता हूँ। कितने लोगों ने 3 चीजें अपने साइड के नोट्स में लिखे जो मैंने बोले थे कि काम करना इस पे? कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड पार्ट, इट सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। इस पे काम करना है आप लोगों को। मैं कराऊंगा जब कराऊंगा, लेकिन साथ साथ अगर आपके पास टाइम है तो करते जाइए। टाइम है तो एनसीईआरटी सिविक्स को देखिए, उसमें ये चीजें कहां पे दी गई हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बहुत पढ़ा है आप लोगों ने, तो मेरे एक्सपेक्टेशन है मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। संविधानवाद यही होता है ना? धर्मेंद्र बताइए क्या है ये? पढ़ाई है आशुतोष सर ने? पढ़ा है, 100% पढ़ा है। बड़ी शर्म की बात है, मतलब सच में बहुत शर्म की बात है। अंशुमान को छोड़ के कोई ऐसा है जिसकी पहली क्लास हो ये? सौरभ, सौरभ आपकी, ठीक है। और कोई नहीं? अभिषेक बताइए क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? तो इसका क्या मतलब है? रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। सर एक मापदंड है जिससे तो पता करते हैं कि कोई देश कॉन्स्टिट्यूशन का या नियमों का पालन किस तरीके से, किस हद तक से कर रहा है। इसमें दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, लिमिटेड गवर्नेंस हम्म। और रूल ऑफ लॉ। मतलब ठीक है। लिमिटेड गवर्नेंस इसके बेस्ट डेफिनेशन में आ जाएगा कि उसके हिसाब से, और रूल ऑफ लॉ इज मतलब कि लॉ इज अबव एवरीथिंग। देखो तुम लोग एक काम किया करो, किसी चीज को समझा करो, इस पे फोकस किया करो। हाँ तुमने सही बताया, गुड, सही है, यही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। किसी चीज को समझा करो। अगर किसी चीज को समझोगे, रटोगे नहीं, और खासकर आशुतोष सर तो इतना आराम आराम से बताते हैं आप लोगों को, उसके बावजूद भी अगर ये दिमाग में नहीं गया तो फिर मतलब हद ही है, तो फिर नहीं जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा जाना, ठीक है ना। खासकर 2-3 लेक्चर बाद तो बिल्कुल नहीं जाएगा, तो इसलिए जरा अटेंटिव रहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद, सर ने बताया होगा, प्रशांत बताइए क्या होता है। हाँ, जो तुमको उसका मीनिंग, क्रक्स पता हो वो बताओ। जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो वो बताओ। मैं चाहता हूं वही एटीट्यूड आप लोग डेवलप करें। फाबा? सर एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मतलब हो सकता है कि इसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, कि मतलब संविधान की सर्वोच्चता, और सभी काम मतलब संविधान को आधार बनाकर किए जाएंगे, जो भी कानून बनेगा या कुछ। शैलेश? कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें ये होता है कि कोई कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितने अच्छे से फॉलो कर रही है। उसमें दो कॉन्सेप्ट हैं इसके, एक लिमिटेड गवर्नमेंट का है, एक रूल ऑफ लॉ का है। तो जितना जितना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, अल्टीमेटली इससे बेनिफिट क्या होता है? क्या लाभ है संविधानवाद का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का? ठीक है, उससे क्या बेनिफिट होगा? सर हम सोशल जस्टिस इंश्योर कर पा रहे हैं। सर हम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पा सर रहे हैं। ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो हमारा मोटिव था वो कंप्लीट हो रहा है। सर जितना आप कॉन्स्टिट्यूशन में बताइए। उतने प्रोविजंस। Sir, मुझे 1 year about 2 years.
और जिन्होंने बनाया है, जो भी पॉलिटिक्स नेता, उनका जो उद्देश्य थे वो समझ में आते हैं कि हाँ उद्देश्य उनके पूरे। देखो समझो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये इंप्लाई करता है कि जो पॉलिटिकल पावर की एक्सरसाइज होगी वो अनचेक्ड नहीं होगी, वो आर्बिट्रेरी नहीं होगी, अनकंट्रोल्ड नहीं होगी। नहीं समझे इस बात को? जैसे इन्होंने बोला लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ, ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन्होंने बताया। तो इस लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ से आप क्या एडवांटेज डिराइव करते हो? यही तो एडवांटेज है ना, जो चुन के जाएगा या जो भी जिस भी तरीके से सत्ता पे पहुंचेगा, उस सत्ता का अनकंट्रोल्ड आर्बिट्रेरी यूज नहीं कर सकता। सीधा सा यही एडवांटेज है भाई। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, अगर थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो इसका मतलब यह है कि जो भी सत्ता में है उसको अनकंट्रोल्ड तरीके से उस सत्ता का उपयोग नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी आज सुबह उठ के नहीं कह सकते कि मुकेश अंबानी की सारी संपत्ति जब्त की जाती है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का शासन नहीं, यहां पे विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। पुतिन रशिया में सुबह उठे जो चाहे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो उनको लिमिट करता है, जो रूल ऑफ लॉ के लिए बाउंड करता है। ठीक है ना? समझे इस बात को कि नहीं? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का किसी भी चीज का बेनिफिट क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, बैक ट्रैक करो, बॉटम टॉप, क्या कौन सी अप्रोच होती है, बॉटम टू अप अप्रोच, है ना, वो देखो। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, ये इंप्लाई करता है कि जो पॉलिटिकल पावर है, जो राजनीतिक शक्ति है, उसका आप मनमाने तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। उस पे हमेशा चेक्स होंगे, वो हमेशा कंट्रोल्ड तरीका से यूज की जाएगी। और वो कंट्रोल, वो चेक्स, वो लिमिटेशंस कौन लगाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो लिमिट कर रहा है ना, तो लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट आ जाएगा यहां पे। सरकार को, नरेंद्र मोदी को लिमिट कर रहा है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन? नरेंद्र मोदी, जब यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूं तो इसलिए मैं नाम लेता हूं कि आप लोगों को समझ आए, है ना। कोई नरेंद्र मोदी को मैं टारगेट नहीं कर रहा है, क्लियर ना, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। बिल्कुल, तुम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जितना चाहे उतना लिख सकते हो। उसका क्रक्स में पूछ रहा था, समझे ना। किसी चीज को अगर एक सिंगल स्टेटमेंट में आपको बोलना हो तो कैसे बोलोगे, ये भी आना चाहिए। 250 वर्ड्स में वहां पे आंसर लिखना होता है और उसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट, क्या क्रक्स है ऐसा जो 2-3 लाइन में हम इसको सेटिस्फाई कर लें। तो समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है? अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड पॉलिटिकल पावर की एक्सरसाइज नहीं हो सकती, ठीक है ना। उस पर हमेशा चेक्स होंगे, लिमिटेशंस होंगे, ठीक है। इसका मतलब वहां पे रूल ऑफ लॉ होगा, वहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। ये दोनों कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब लिखो इस चीज को। देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द अनचेक्ड स्टेट पावर, unchecked, unrestrained state power may be exercised arbitrarily by the rulers. The arrangement which forces the rulers to stay within the jurisdiction by means of constitution is called constitutionalism.
संविधानवाद, इसमें लिखिए शासकों द्वारा राज्य सत्ता का प्रयोग मनमाने ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी व्यवस्था जो संविधान के माध्यम से सरकारों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर रहने के लिए बाध्य करती है, उसे संविधानवाद कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म implies that the exercise of political power shall be bound by limitations and rules Next point, the concept of constitutionalism incorporates the principles of limited government and rule of law. Principles of limited government and rule of law as against arbitrary and authoritarian discharge of power. संविधानवाद का तात्पर्य है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सीमाओं और नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। संविधानवाद की अवधारणा में शक्ति के निरंकुश प्रयोग के विरुद्ध सीमित सरकार और विधि के शासन के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। इंडिया में लिमिटेड गवर्नमेंट है कि नहीं? रूल ऑफ लॉ है ना? तभी तो आप नरेंद्र मोदी के पेज पे जाके उनको क्रिटिसाइज कर देते हो ना, उनकी पॉलिसीज को, है ना? वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आप वो जेल में डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते ना, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आपको अलाउ करता है, आपको उसका अधिकार देता है। क्लियर ना? तो जो रूलर चाहे वैसा नहीं कर सकता, जो लॉ है वैसा करेगा, वैसा ही कर सकता है, उसके बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता। क्लियर ना? तो इसका मतलब वो लिमिटेड है, सीमित है ना उसका अधिकार। जो शासक है, जो आपका रूलर है, उसके पास असीमित अधिकार नहीं है, असीमित शक्ति नहीं है। क्लियर? हाँ,
मैंने क्या बोला, रिपीट करना। शासकों द्वारा राज्य सत्ता का प्रयोग मनमाने ढंग से किया जा सकता है। पूरा बोलो, पूरा। फिर उसके बाद सेकंड लाइन बोला आपने कि ऐसी व्यवस्था जो संविधान के माध्यम से सरकारों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर रहने के लिए बाध्य करती है, उसे संविधान मान्य करती है। कहाँ पे है? मनमाने ढंग से नहीं किया जाता, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अरुण भी है? कहाँ छुपे हो भाई? तुम्हारी आवाज सुनने तरस गए थे कान। मास्क वास्क लगा के बढ़िया है। कहाँ से आया है मास्क? अच्छा, आप सुनो आगे। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा वहां पे डिवीजन ऑफ पावर होगा कि नहीं होगा? कैसे, इसको एक्सप्लेन करिए। शक्तियों का पृथक्करण या विभाजन, इसका क्या मतलब है? कैसे इसको, रुक जाओ, भी रुक जाओ। तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, इसको बताना चाहते? ठीक है। अरुण बताओ। ये बताओ कि आज मौसम कैसा है बाहर, बारिश होगी कि धूप? रोहित, नहीं नहीं, रोहित से। अरे यार, इतना बढ़िया तो खेला है अभी तुमने लास्ट मैच में। अंकुर बताओ। ये अच्छा है, रवि वाला एटीट्यूड है ना, ऐसे तो करता है वो। प्रीत, गुड गुड। डिवीजन ऑफ पावर, इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कोई एक व्यक्ति या कोई एक ऐसा बॉडी नहीं है जिसके पास सारी पावर हो। भाई लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की, तो लिमिटेड गवर्नमेंट कैसे होगी जब पावर कोई एक बॉडी या एक व्यक्ति के पास सेंट्रलाइज्ड नहीं है, केंद्रीकृत नहीं है। तो डिवीजन ऑफ पावर की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट के पास होगा, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के पास होगा, और जब भी कोई इश्यू आएगा ऐसा तो उसको रिजॉल्व, डिस्प्यूट आएगा तो उसको रिजॉल्व करने का काम जुडिशरी का होगा। तो पावर का डिवीजन है कि नहीं? ये पावर का डिवीजन ही तो इंश्योर कर रहा है कि कोई एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी या ओम बिड़ला या अरविंद बोबड़े जो चाहे वो ना कर पाए। ये कौन नाम है, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर ना? नहीं ये बात समझ। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये लोकसभा स्पीकर है, ये प्राइम मिनिस्टर है। तो डिवीजन ऑफ पावर, हाँ कोरोना हो गया इनको। तो डिवीजन ऑफ पावर ये इंश्योर कर रहा है कि कोई एक व्यक्ति सारे डिसीजंस ना ले पाए। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अनचेक्ड एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर ना हो, लिमिटेड गवर्नमेंट हो। नरेंद्र मोदी चाहे तो किसानों का जो चाहे वो नहीं कर सकते। अभी आपने देखा लोकसभा से पहले फॉर्म लॉज पास कराने पड़े, राज्यसभा से पास कराने पड़े, प्रेसिडेंट की असेंट लेनी पड़ी, फिर जाके नरेंद्र मोदी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कराने पड़े, प्रेसिडेंट की असेंट लेनी पड़ी, फिर जाके नरेंद्र मोदी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्रिमंडल है, उसने उसको एग्जीक्यूट कराया। फिर कुछ इश्यू आ गया तो फिर वो जुडिशरी के पास चला गया। और हमारे यहां पावर का डिवीजन केवल ये 3 तक सीमित नहीं है। डिवीजन ऑफ पावर का कंसेप्ट अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी सिविक्स में पढ़ा होगा तो बहुत ब्रॉड है। प्रेशर ग्रुप्स भी आप पढ़ेंगे इसमें, दबाव समूह जो अभी हो रहा है, ये जो राकेश टिकैत जो कर रहा है ना, प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह।
तो हमारे यहां पावर को बहुत ज्यादा डिवाइड किया गया है। तो जहां कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा वहां पे डिवीजन ऑफ पावर होगा। अब ये डिवीजन ऑफ पावर कहीं पे कम हो सकता है, कहीं पे ज्यादा हो सकता है। जो डेमोक्रेसीज होती हैं, लोकतंत्र होते हैं, लोकतंत्र में डिवीजन ऑफ पावर ज्यादा होता है कि नहीं? भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो मोनार्की में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो रूलर हो वो अनचेक्ड ना हो। जैसे अभी मैंने बोला पुतिन अथॉरिटेटिव रिजीम चलाता है, लेकिन वो भी अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं करता, वहां का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर बात? लेकिन जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि वहां पे डिवीजन ऑफ पावर ज्यादा होता है। तो डेमोक्रेसीज में ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ये बहुत स्ट्रेंथेंड रहेगा इन कंपैरिजन टू द अदर सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। समझ आई बात कि नहीं? हाँ, तो पहला पार्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जहां पे होगा वहां पे ये प्रेजेंट होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगी। सेकंड, जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा वहां पे प्लूरलिटी ऑफ सोसाइटल इंटरेस्ट को सर्व किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? तुम तो बता लोगे। ये बता इसलिए लेंगे क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज इन्होंने कर रखी हैं और उससे बेहतर कुछ भी है नहीं। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, ठीक है? तो मैंने बोला जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा वहां पे प्लूरलिटी ऑफ सोसाइटीज इंटरेस्ट को सर्व किया जाएगा, किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को सर्व नहीं किया जाएगा। कैसे? बताओ सिमरन, बताओ। सर हमने जैसे डिवीजन ऑफ पावर की बात करी, तो डिवीजन ऑफ पावर वर्टिकल भी है, हायरार्किकल भी है, हमारे पास कम्युनिटी गवर्नमेंट प्रेशर ग्रुप भी है। तो ये सब हमारे जो सोसाइटी डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी वजह से उनके इंटरेस्ट सर अलग अलग सोसाइटी से चुन के लोग जाते हैं एक तरीके से लोकसभा में। सर एक बहुत बड़े प्रिविलेज है जो कि इंश्योर करता है, जैसे कि एक रिजर्वेशन हो गया हमारा, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन है। ये भी बता, समाज के जो विभिन्न समूह हैं उनके हितों को संरक्षित किया जाता है जहां पे संविधानवाद होता है। because everybody is equally represented, fundamental rights of सबके लिए। अगर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो, लोकतंत्र है कहीं पे तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। क्या बोला तुमने? टायरनी ऑफ मेजॉरिटी नहीं होने देता है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब समझो इसका मतलब क्या है। इंडिया की बात करें, इंडिया में 80% हिंदू पॉपुलेशन है, ठीक, और 20% में छोटे छोटे ऐसे माइनॉरिटीज हैं। डेमोक्रेसी है, कितना वोट चाहिए? 100 में से 51, इतना ही तो वोट चाहिए ना। अब बोलो ये क्या है, तो ये मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 वोट्स हैं तो उसमें 80 वोट्स हिंदूज की हैं। मैं यहाँ पे समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा मत कोई समझ लेना कि भाई हिंदुओं को मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। 100 वोट्स हैं तो उसमें से 51 चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो मेजॉरिटी चाहेगी वही तो सरकार आएगी। 80% हिंदूज जो चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, XYZ की सरकार बना दी। और ये XYZ ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्या प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आऊंगा तो हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। उस हिंदू राष्ट्र में हिंदूज जो होंगे वो जिसको बोलते हैं कि सिटीजन्स होंगे और बाकी सब सिटीजन्स होंगे। बाकी के राइट्स उतने नहीं होंगे जितने हिंदूज के होंगे। ऐसा कोई प्रॉमिस करके आता है। ये सब मैं एक कल्पना आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इस XYZ ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये बोला और इन 80% में से ज्यादातर लोगों ने इस प्रॉमिस पे XYZ को इलेक्ट करके भेज दिया। क्लियर? अब ये XYZ जो चाहे वो कर सकते हैं क्या? क्या ये कर सकते हैं
कि भाई जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें केवल हिंदू ही पढ़ेंगे। ऐसा कोई कुछ कर सकते हैं काम क्या? जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें केवल हिंदूज ही इलाज ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? जो फ्लाइट्स हैं उसमें केवल हिंदूज ही जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं? रेलवेज में केवल हिंदूज ही जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकते। इनको क्या करना है? इनको हिंदूज के साथ साथ, क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, जो चाहे वो ये नहीं कर सकते। क्लियर बात? डिवीजन ऑफ पावर हो रखा है, तो ये चाहकर भी ये प्रोविजन नहीं कर सकते कि सरकारी हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में केवल हिंदू ही इलाज के लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब इनको आयुष्मान भारत हिंदू के लिए भी करना पड़ेगा, मुस्लिम के लिए भी करना पड़ेगा, क्रिश्चियन के लिए भी करना पड़ेगा। ये सब किसने इंश्योर कराया? कि सोसाइटी के जितने भी अलग अलग सेक्शंस हैं उन सबके इंटरेस्ट को सर्व करना पड़े। ये किसने इंश्योर कराया? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ने, लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ ने। नहीं समझे बात को? किसी को ना समझ में आया हो ये पार्ट? आपको? प्रीत, अरुण, आया कि नहीं? क्लियर पार्ट? धर्मेंद्र आ गया? तो इन शॉर्ट ये टेरनी ऑफ मेजॉरिटी नहीं होने देता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं उन सब के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बाध्य करता है, फोर्स करता है। लिखेंगे अभी, परेशान मत हो, समझ लो। अगर किसी चीज की स्पिरिट पता रहेगी। थर्ड पॉइंट, नो अथॉरिटेटिव और डिक्टेटर लीडरशिप। नो अथॉरिटेटिव और डिक्टेटर लीडरशिप। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ होगा, वहां पे कोई भी अथॉरिटेटिव और डिक्टेटर लीडरशिप नहीं हो पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है क्यों नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? इसको समझाने की जरूरत है क्या मुझे? फोर्थ, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा वहां पे मिनिमम रिस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम होगा। जैसा अभी मैंने बोला, नरेंद्र मोदी के पेज पे जाके लिखिए कि आपने उज्ज्वला गैस के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सब गलत है, लोगों को रिफिल नहीं हो रहा है सिलेंडर, फिर से नहीं गैस सिलेंडर भरा जा रहा है। आप क्रिटिसाइज करिए, आपका फ्रीडम है, वो जो चाहे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है इंडिया में? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्लियर बात? तो मिनिमम रिस्ट्रेंट्स होंगे ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम। हाँ, उनकी गाली नहीं दे सकते आप, गाली दोगे तो ये रूल ऑफ लॉ में ही एक प्रोविजन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, और सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे आपके ऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया जाएगा। क्लियर होगा ऐसा कि नहीं? ना हो तो करके देख लो। नरेंद्र मोदी करोगे कुछ नहीं होगा। जो लोकल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, हाँ, इनको क्रिटिसाइज करके देख लो, बोलो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है। क्लियर हुआ बात कि नहीं? जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा वहां पे ये चार चीजें होंगी, ऐसा केसी वियरे ने बोला था। केसी वियरे, अब लिख लो उस चीज को, अभी बताता हूं। लिखो लिखो, केसी, यार ऐसा सा नाम क्यों रखते हो? राम, श्याम, सीता, गीता, ऐसा रखा करो ना। लिखो, इनके अनुसार संविधानवाद का अर्थ है
इनके मतलब इनके नहीं लिख देना, इनके मतलब ये है ना। पहला, शक्तियों का विभाजन ना कि शक्तियों का केंद्रीकरण, डिवीजन ऑफ पावर। सेकंड, समाज में बहुमत हितों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ इंटरेस्ट्स इन सोसाइटी। अधिनायक, थर्ड पॉइंट, अधिनायकवादी या तानाशाही नेतृत्व की अनुपस्थिति, नो अथॉरिटेटिव और डिक्टेटोरियल लीडरशिप। लास्ट, मिनिमम कॉन्स्टेंट्स ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंधों का आरोपण। अच्छा, ये जो सारे चार पार्ट्स आपने पढ़े, इनमें एक कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबको ड्राइव करता है? अगर उसको हटा दो तो बाकी सब डिसफंक्शनल हो जाएगा। कौन सा? डिवीजन ऑफ पावर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिवीजन ऑफ पावर। क्लियर ना? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, बहुत ज्यादा है ना। कैसे, कुछ उसके एग्जांपल्स बताओ। रिजर्वेशंस देख लीजिए, limitation of democracies, dictatorships of डेमोक्रेसी, individual rights, राइट वोट, मतलब वोटिंग राइट्स। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, कुछ अपर कास्ट के होगे, कुछ लोअर कास्ट के होगे, कुछ एक्स रिलीजन के होगे, कुछ वाई रिलीजन के होगे। ये जो रिजर्वेशन के बारे में आप लोगों ने अपना, खैर मैं अपना बताऊं, मैं अपर कास्ट का हूँ। जो रिजर्वेशन के बारे में कुछ लोगों ने अपना माइंडसेट बना रखा है ना कि इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप डिजर्व नहीं करते हैं इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता। क्लियर ना? और किसी एक्स वाई व्यक्ति ने, वो एससी थी इसलिए उसकी फर्स्ट रैंक हुई, ऐसा नहीं होता है। वो डिजर्व करती इसलिए वहां पर पहुंची। तो रिजर्वेशन का जो एक इश्यू है, इसमें ये सही है, सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो कभी भी ये माइंडसेट लेके मत चलिएगा कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाना चाहिए, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। भारत में संविधानवाद। है कि नहीं है? सबसे पहले यहां पे क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही स्पेसिफिकली जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वहां पे बताता है कि 3 ऑर्गन्स होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसका ये फंक्शन है, इसकी ये लिमिटेशन, ये फंक्शन, ये लिमिटेशन, ये फंक्शन, ये लिमिटेशन। तो डिवीजन ऑफ पावर है, वहां से रिफ्लेक्ट होता है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। क्लियर ना? क्लियर। दूसरा, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन की बात की गई। सर डिवीजन ऑफ पावर के लिए फिर आर्टिकल 50 यूज कर सकते हैं, मतलब इस सर जैसे आपने बताया रूल ऑफ लॉ में आर्टिकल 14, तो डिवीजन ऑफ पावर जो है उसमें आर्टिकल 50 लिख सकते हैं फिर। 50 कैसे? सर उसमें मतलब जो आर्टिकल उसमें
देखो आर्टिकल्स पे जब जाएंगे तब देखेंगे किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने थ्रू डिफरेंट प्रोविजंस ये इंश्योर कर रखा है कि जो पावर है वो डिवाइडेड रहेगी 3 ऑर्गन्स में, उसके ये फंक्शंस रहेंगे, ये लिमिटेशंस रहेंगे। उसका प्रोविजन क्या है एग्जैक्ट वो जब आएंगे हैं तुम देखेंगे, ठीक है। क्या बता रहे थे तुम? सेकेंड है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है इंडिया में, क्लियर। थर्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? तो ये भी तो एक लिमिटेशन है गवर्नमेंट पे, सब कुछ डिटेल में दे रखा है, सब्जेक्ट टू दिस 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 दिस, है ना। बड़ी खुशी है भाई, बता दो। अनलिमिटेड किसके पास है भाई पावर? सर आज ये मिस्टर इंडिया बना हुआ। अब यही करना ही पड़ेगा इनके। उसके अलावा कई प्रोविजंस में आप ये देखते हैं, ठीक। जैसे इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी का मतलब केवल इलेक्शंस नहीं होता है। क्या हो गया भाई, काहे नाराज हो गए? पानी। बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हो तुम लोग। इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी। ओए अति मत करो, अति सर्वत्व वर्जते, ठीक है ना, और दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी। तो इंडिया डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और जहां पे लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी का के बारे में बहुत अच्छा फिर से मैं कहूंगा एनसीईआरटी 6 में बताया गया है, मिनिमम टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रम। कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल इलेक्शंस नहीं होता है, इक्वालिटी, जस्टिस, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, समानता, न्याय, जनता की भागीदारी, और संघर्ष से कैसे आप निकलते हैं, ये सारा कुछ डेमोक्रेसी होता है। इसके भी भीतर आप जाएंगे तो बहुत सारा कुछ बताया गया कि व्हाट इज ट्रू डेमोक्रेसी, और जहां कहीं पे भी ट्रू डेमोक्रेसी होगी वहां पे वो सारे पार्ट्स होंगे जो अभी हमने देखे, डिवीजन ऑफ पावर, प्लूरैलिटी ऑफ इंटरेस्ट, नो अथॉरिटेरियन रूलर, और जो लास्ट वाला पॉइंट था मिनिमम कॉन्स्टेंट्स ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम। तो जहां कहीं पे भी डेमोक्रेसी होगी वहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा। अब इस पार्ट में कितने लोगों को कंफ्यूजन है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कैसे होता है? बस ये डेमोक्रेसी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट। क्लास कौन सा? 6th स्टैंडर्ड, मतलब बच्चों वाला होता है ना, उसी में दिया गया है कि लोकतंत्र क्या होता है, और बहुत बढ़िया दिया गया है। क्या है भाई, एक बार जरा बता दो। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसमें बेसिकली 4 पिलर्स होते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी, जस्टिस। वो डेफिनेशन बता दो। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर गवर्नमेंट लिमिटेड बाय लॉज एंड सिटीजंस राइट होती है, इलेक्टेड होती है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसी में डिसीजन मेकिंग पावर होती है, गुड और जो इलेक्शंस होते हैं वो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के तहत होते हैं, और इसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शंस गुड होते हैं। गुड गुड, ये है डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसको होती है? जिसको आप इलेक्ट करते हैं, और इलेक्शन प्रोसेस किसके थ्रू होता है? एक इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन होता है, ठीक। फिर उसके बाद जो पार्ट था वो क्या था सिमरन? हाँ, जो इलेक्शन होता है वो थ्रू सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू होता है, और जो रूलर चुन के आता है, इलेक्टेड रूलर होता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है, उसके पास लिमिटेड पावर होती है, और उसको रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ये है डेमोक्रेसी, 6th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, जाके पढ़ लेना। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे डेमोक्रेसी होगी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा कि नहीं?
तो ये पार्ट अब लिख लो, इन सारे पार्ट्स को जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को दर्शाते हैं। संविधानवाद भारतीय संविधान में भी विद्यमान है, कॉमा निम्नलिखित विशेषताएं इसका साक्ष्य हैं। पहला, लिखित संविधान। दूसरा, संसदीय लोकतंत्र। तीसरा, विधि का शासन। चौथा, मूल अधिकार। पांचवा, शक्तियों का पृथक्करण। अगला, अपरिवर्तनीय आधारभूत ढांचा। अगला, सरकार का संघीय स्वरूप। नेक्स्ट, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म is present in India. The following principles prove it. First, written constitution. Second, responsible government. Third, parliamentary democracy. Fourth, rule of law. Fifth, fundamental rights. Next, separation of powers. Next, unchangeable basic structure of constitution. Basic structure of constitution. Next, federal form of government. Next, independent judiciary and judicial review. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब ये सारे पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया? जो लिखे, जिसको ना समझ में आया वो पूछे, वरना मैं पूछूंगा फिर। पढ़ लिया? अनंता हो गया? अरुण, अंकुर, कुछ पूछना है? नहीं, गुड। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संघीय प्रणाली, ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कैसे इंश्योर करता है, कैसे स्टेब्लिश करता है? अभी तुमने देखो इसमें लिखा होगा सरकार की संघीय प्रणाली। अरे उस पीछे मत जाओ, अभी लिखा होगा।
अनंता आप बताइए। Division of power between central and states. गुड। अभिषेक आप बताइए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंश्योर करता है? जाना था चीन, पहुंच गए और लाल निशान बताओ। हाँ ये भी कम वाले नहीं है। तुम बताओ भाई। स्काई ब्लू यही है ना, मियामी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कैसे इंश्योर करता है? सर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नापने के दो पैमाने थे, रूल ऑफ लॉ और लिमिटेड गवर्नमेंट, ये दोनों को ही फुलफिल करता है, जो कि हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ पावर। लिमिटेड गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट को लिमिटेड करता है सेपरेशन ऑफ पावर करके, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन करता है स्टेट के ठीक है। रूल ऑफ लॉ है उसको ये इंश्योर करता है, इंश्योर नहीं करता, लिमिटेड गवर्नमेंट को करता है। मैंने एक जगह लिखा है अनएमेंडेबल बेसिक स्ट्रक्चर। प्रशांत तुम ही बता दो। हाँ हाँ मतलब सर क्या है जो इसका मतलब तो कॉन्स्टिट्यूशन में उद्देश्य है अपना, यानी किसी अपने कंट्री को पूर्ण रूप से हम ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब ये हिंदू राष्ट्र है या कोई राष्ट्र, मतलब पूर्ण रूप से हम ये नहीं कर सकते। भाई सुनो, जब कोई बोला करे तो सुना करो। अब बताओ प्रशांत, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब समझते हो? हाँ? कुछ पार्ट ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जिनको अमेंड किया ही नहीं जा सकता। अभी मैंने बोला था ना कि वो 542 ले आए, वहां पे 250 ले आए, तब भी नहीं बदल सकते। इसका मतलब ये है कि अनलिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है। कोई एक पार्टी लोकसभा में सारी सीट जीत जाए, राज्यसभा में सब कुछ ले आए, फिर भी वो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन से ऑल टुगेदर नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक? और जो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता, कोई कितना भी पावरफुल रूलर आ जाए। तो क्या हुआ, उसको लिमिट कर दिया कि नहीं? सीधे सीधे किया कि नहीं? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। आप देख लो एक बार फिर से, इतने पॉइंट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को ना समझ में आया हो कि ये पॉइंट कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंश्योर करता है? नहीं? चलो ठीक है, लिखो आगे, इसी में लिखो। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म has been recognized by the Supreme Court in Rameshwar Prasad versus Union of India. Has been recognized By the Supreme Court in Rameshwar Prasad versus Union of India case. संविधानवाद का सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ के केस में स्वीकृत किया। देखो प्रीलिम्स में नहीं आएगा ये कि रामेश्वर प्रसाद है कि क्या है, मेंस में जब आपसे पूछा जाता है तो आपका बेहतर आंसर होता है अगर आप ऐसे केस को लिख देते हो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। क्लियर ना? बनाम भारत संघ। हाँ हाँ, बनाम भारत संघ। उसके आगे आगे बताओ क्या होगा? हाँ हाँ, बनाम भारत संघ। आगे बताओ क्या होगा? भूल जाते हो तुम। अब आगे चलो।
ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोगों को कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में सब कुछ पता होगा। ठीक है, खैर नेक्स्ट है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द मोस्ट बोरिंग पार्ट है ना, है कि नहीं है? बहुत बोरिंग है, बहुत अच्छा है, जब पढ़ोगे मजा आएगा बहुत। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा सबने, पढ़ा है ना? मॉडर्न हिस्ट्री में सबने पढ़ा है, तो फिर वहां पढ़ लेना। अब छुड़ा देते हैं, आगे चलते हैं, नहीं पढ़ाऊंगा। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? भारतीय संविधान क्या 1947 में बनना शुरू हुआ और 1950 में बन गया, ऐसा था क्या? नहीं, एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। ठीक है, इसका कल्मिनेशन आप देखते हैं लास्ट में 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो प्रोसेस क्या था, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें जुड़ती गई और लास्ट में वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में फॉर्म में कल्मिनेट हुआ। दो एराज में इस डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं। एक कंपनी रूल, द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग कंपनी रूल। कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ड्यूरिंग ब्रिटिश कौन? क्राउन रूल। अरुण ही तो है जो अंग्रेज को देख के आज भी सलाम मारता है? तो अंग्रेज नहीं हो। केपी शर्मा ओली पूछो जाके। ये कंपनी रूल कब से कब तक रहा? 16। बक्सर का वार, प्लासी का वार, ये सब पढ़ा होगा भाई। हाँ, 1757 प्लासी का, फिर 64 बक्सर का, और बक्सर के बाद इनको दीवानी राइट्स मिलते हैं, है ना? बेसिकली उसके बाद ये सिग्निफिकेंट हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1773 से 1857 तक कंपनी रूल, और फिर 1858 से कब तक? कब तक अरुण? वही तो पूछ रहा हूं। एक कौन सा वो आता है, लाइट मारता है ना उस पे, वो खाके, हैप्पी डेंट, वही खा के इनके आसपास जितने लोग बैठा करो, लाइट मारा करो इनकी, तभी इनको कुछ समझ आएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान कुछ रेगुलेशंस, कुछ लॉज बनाए गए, और फिर वो कंटिन्यू रहा लास्ट में 1947 तक। ठीक है, तो कंपनी रूल में सबसे पहले आप पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा? 1773। नेक्स्ट कितना? 84। ठीक है, फिर कब हुआ था? 92। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, 1793। रेगुलेटिंग एक्ट 1793। फिर बताओ 1803। किसने बोला? मतलब हवा में कुछ भी बोल दो।
इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें तो 1813 ही दिया हो ये। बस करो अब। चार्टर एक्ट सबसे बेहतरीन बुक है वो, समझ गए? चार्टर एक्ट 1813, फिर 1800 चार्टर एक्ट 1833, फिर कब आया? 53, 1853 का एक्ट। फिर कंपनी चली गई, महारानी विक्टोरिया आ गई डायरेक्ट। महारानी विक्टोरिया इंडिया आ गई थी। तीन गुना लगान लेते लेते 1857 में आखिरकार कचरा और उनकी टीम ने मिलकर कंपनी को काफी प्रभावित किया, और महारानी को लगा कि भाई ऐसे नहीं चल सकता, तो बोले कि सारी खराबी की जड़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको हटाते हैं और हम एक बेनेवोलेंट फेस के साथ अब महारानी विक्टोरिया का उद्धार करेंगे। तो 1858 के बाद से हम इंडिया जो है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गए। तो उसके बाद देखेंगे, ठीक है? 1858 से 1947 तक, क्लियर ना? तो पहले इस डेवलपमेंट को देख लेते हैं कि कैसे हमको रेगुलेट करना स्टार्ट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1853 चार्टर एक्ट 1853, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करो। पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्या है रेगुलेटिंग एक्ट 1773? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है किसने किसने? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। बताओ शैलेश। बंगाल प्रेसिडेंसी की सुप्रीमेसी हो गई थी इसमें, और जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ये उसके अंडर आ गए थे कैपिटल। देखो सर इसमें वो 1873 वाले में 1773 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट वो एक न्यायालय की स्थापना की हुई थी। ठीक है, ठीक है। 1773 से बस हो गया। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेंट्रलाइज करने की, उसको केंद्रीकरण उसका करने की, उसकी नींव डालनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है? देखो इस टाइम तक 3 मेजर प्रोविंसेस थे जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। एक बंगाल, ठीक है, दूसरा मद्रास और थर्ड बॉम्बे, क्लियर? तीनों के अपने अपने क्या थे? गवर्नर्स थे, ठीक है? और तीनों की इंडिपेंडेंट पावर थी, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। इस एक्ट में क्या बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसके एक तरीके से कह लीजिए सबऑर्डिनेशन में इनको कर दिया गया। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्लियर? और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसके जो गवर्नर्स थे उनको कहीं ना कहीं उसके सुपरविजन में डाल दिया गया। प्रेसिडेंसी थी उसके जो गवर्नर्स थे उनको कहीं ना कहीं उसके सुपरविजन में डाल दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जा रहा है कि नहीं? तो
तो यहीं से भारत में आज जो आप देखते हो कि इंडिया में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मोर पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, मतलब ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, इसकी न्यू कहां से स्टार्ट हुई थी? 1773 से। क्लियर बात? वहां से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा। आप बीच में देखेंगे फिर उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी थी वो यहां से स्टार्ट हुई 1773 एक्ट से। क्लियर हो रहा कि नहीं? अब लिखो इसको। लिखो, इट designated regulating act of 1773, regulating act of 1773, it designated the governor of Bengal as Governor General of Bengal. It created, next point, इसी point का सब point, it created an executive council of 4 members to assist him. Next point, the governors of Bombay and Madras were made subordinate to the Governor General of Bengal. This started a tendency towards centralization of power, which continued up till the Charter Act 1833. Till the Charter Act 1833. Which continued till the Charter Act 1833. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अधिनियम। देखो पहला पॉइंट इसमें, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, कर नहीं सकता क्योंकि बड़ी दूर दूर जाना होता है ना, नहीं तो डिसएडवांटेज।